हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए साइंस के यानी विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच होगा 10। यानी जब कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है तो ये कौन होता है? एक क्षार होता है जिसे हम बेस कहते हैं। तो बेस की वैल्यू देखिए, पीएच स्केल होता है जिसमें वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अगर वैल्यू 0 से 6 के बीच आके रुकती है तो वह एसिड है यानी अम्ल है। 7 पे आके रुकती है यानी वो न्यूट्रल है यानी उदासीन है। अगर उसकी वैल्यू 8 से 14 के बीच आके रुकती है तो वो है बेस यानी कि क्षार। तो इसकी वैल्यू 10 है, ये क्षार है। ठीक है, बेस। और बेस की पहचान होती है क्षार की कि वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, जबकि एसिड की पहचान होती है नीले को लाल में बदलता है। यानी ब्लू लिटमस को रेड में अगर चेंज कर रहा है तो एसिड है, लेकिन यहाँ लिखा है रेड लिटमस पेपर और चेंज किस में कर रहा है? ब्लू में। यानी लाल लिटमस को नीले में बदल रहा है यानी ये एक बेस है, क्षार है, इसलिए इसकी वैल्यू 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी जो क्षार होता है बेस, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? देखिए लिखा है 7 से अधिक, ये है इसका आंसर। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होता है, यानी डाइजेशन के टाइम जो वैल्यू होती है पीएच की वो कितनी होती है? 7 से कम होती है। यानी हमारे पेट में जो कुछ भी डाइजेस्ट हो रहा होता है स्टमक में, वो एसिड की वजह से हो रहा होता है, इसलिए 7 से कम होती वैल्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यानी पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, 7। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति कैसी है? इसको भी पढ़ लें, उदासीन। ठीक है, अम्लीय है। H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो अम्लीय है यानी एसिड। एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस OH निगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ लेंगे। उदासीन घोल का पीएच मान है, यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, शून्य पीएच वाला विलयन होता है, यानी जिसकी वैल्यू 0 हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? तो ऐसा सॉल्यूशन अम्लीय कहलाता है, क्योंकि 0 से 6 तक की वैल्यू एसिड के लिए होती है, अम्लीय। फिर उसके बाद है पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, जिसकी वैल्यू 8.5 हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ऐसा सॉल्यूशन क्षार कहलाएगा यानी बेस। अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 से कम, यानी एसिड सॉल्यूशन की वैल्यू होती है, एसिड की वैल्यू 7 से कम होती है पीएच में। ठीक है, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, उनको भी समझ लेंगे। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6, यानी वो एक एसिड होगा, अम्ल होगा। ठीक, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, मतलब कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na2CO3 10H2 है, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है। ठीक, रासायनिक सूत्र धावन सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4 हाफ H2, ये है। ठीक, CaSO4 हाफ H2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग हो जाता है, यानी बेस के साथ हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? टर्मिक कलर, भूरा पीला हो जाता है। ठीक है, ब्राउन रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद है धातु है, धातु मतलब मेटल। मेटल कौन सा? बोरॉन, लिथियम, सिलिकॉन या कार्बन? तो इस लिथियम है। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और उन पे धनात्मक चार्ज आता है, धनात्मक आवेश, वो धातु कहलाते हैं, मेटल। तो लिथियम यहाँ पे मेटल है। आर्सेनिक तत्व कैसा है? उपधातु है। ठीक, आर्सेनिक एलिमेंट कैसा है? उपधातु है, यानी एक तरीके का ये मेटलॉइड है। ठीक, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। निम्न में क्षारीय धातु है, यानी एक ऐसा एलिमेंट जो बेस है, तो कौन है? के, यानी पोटेशियम। क्षार धातुएं हैं, यानी बेस कौन कौन से एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जो बेसिक हो,
तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक। एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है? एक धातु है, यानी एंटीमनी एक मेटल है। फिर है निम्नलिखित में कौन अधातु है? हीलियम, यानी इनमें से फॉलोइंग विच और द फॉलोइंग्स हैव नॉन मेटल। तो हीलियम क्या है? नॉन मेटल। ठीक। अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु होता है, यानी व्हाट इज अमलगम? अमलगम इज अ मिश्र धातु का मीन्स होता है मेटलॉइड। अमलगम एक मेटलॉइड है। ठीक है। साधारण ताप पर द्रव होता है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो है Hg, यानी सिल्वर। ठीक है। पीतल है, पीतल क्या है? कॉपर मिश्र धातु, यानी कॉपर एक मेटलॉइड है। क्लियर हो गया? पीतल, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर तो तांबे को कहते हैं। ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है। इसके बाद है कार्बन परमाणु की संयोजकता, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 4 एक्सेप्ट, यानी कार्बन एक ऐसा तत्व है जो 4 इलेक्ट्रॉन को ही दान कर सकता है और 4 को ही ग्रहण कर सकता है। ठीक है। मैक्सिमम। बकमिनरस फुलरीन एक अवरूप है, यानी बकमिनरस फुलरीन जो है वो किसका वो है? एलोट्रॉप है, तो कार्बन का है। ठीक है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। फिर है यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? तो प्रोपेनल है इसका नाम। C6H6 में C परमाणु की संयोजकता है 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यानी एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड इसका नाम है। CH3COOH का IUPAC नेम क्या है? यानी CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। ठीक है। फिर उसके बाद है एल्केन का सूत्र क्या है? यानी एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। देखिए लिखा है CnH2n+2। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, यानी प्रोपेनल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेंगे, अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। अल्केन का यूज तब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अल्कीन तब यूज होता है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन तब यूज होता है जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर हो गया? एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण के बारे में बताइए, यानी सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं? तो देखिए साबुनीकरण, जब किसी तेल या वसा ग्लिसरॉइड एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा अम्ल के साथ सोडियम लवण, साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या है कितनी है? 3। ठीक है। ग्रंथि का मीन्स होता है ग्लैंड। मनुष्य में कितनी लार ग्लैंड होती हैं? तो 3 जोड़ी। ठीक है। पित्त रस का स्तरावरण होता है यकृत से। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? श्वसन में, सांस लेने में। ठीक है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? यानी ह्यूमन में डाइजेस्शन सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो किस पार्ट से स्टार्ट होता है? मुख से, यानी माउथ से। ठीक। इसके बाद है यूरिया का निर्माण होता है, यानी यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनेसिस किस क्रिया में बनता है? क्या है? बनता है ग्लाइकोजन बनता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में क्या किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लाइकोजन का। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन हेतु।
यानी पादप में जाइलम किस लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्या उसका होता है काम, जल के वहन हेतु, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ये सभी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। यानी एक तरीके से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए ये सब जरूरी है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे अपना जो खाना बनाते हैं, ठीक है, फूड, जब प्लांट और ट्री जो अपना फूड बनाते हैं और ग्रो होते हैं, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक। उसके लिए सनलाइट भी ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है और क्लोरोफिल, इसलिए लिखा है ये सब, यानी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है, यानी नॉर्मल पर्सन में ब्लड प्रेशर कितना होता है, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होता है, ठीक है, 120/80, ठीक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। फिर है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस में पाई जाती है, मस्तिष्क के अधर तल पर, यानी माइंड में पाई जाती है, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन की डिफिशियंसी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, कौन सी है, पीयूष, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। पुकेंसर में होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश और तंतु, ठीक है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जाइगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2x। मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग कौन कौन से पौधे पर किए हैं, ठीक है, यानी मेंडल, जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने हेरिडिटी नाम का जो उनका प्रोसेस था, ठीक, हेरिडिटी पर उन्होंने प्रयोग किस पौधे पे किया, किस प्लांट पे उन्होंने हेरिडिटी का वर्क किया था। जॉन मेंडल जो कि एक वो है साइंटिस्ट, ठीक है, मतलब एक तरीके के वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे पे रिसर्च की थी, तो किस पर की थी, मटर पर की थी, पी पर, ठीक है। फिर है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्र यानी ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेंडल प्रसिद्ध है, यानी मेंडल किस लिए फेमस है, अनुवांशिकता के क्षेत्र में, हेरिडिटी के लिए, ठीक है, इन्होंने हेरिडिटी पे रिसर्च की थी, यानी अनुवांशिकता। देखिए फिर से आ गया, अनुवांशिक विज्ञान के जनक है, कौन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। मेंडल के प्रयोगिक पौधा था, कौन सा था, उद्यान मटर, यानी मेंडल ने किस पर रिसर्च की थी, किस पे प्रयोग किया था, उद्यान मटर पर, ठीक, यानी पी। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है, निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में, वैक्यूम जिसमें एयर पास नहीं हो सकती, जिसमें हवा नहीं जा सकती। और प्रकाश की चाल होती कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रीजन ऑफ ट्विंकलिंग स्टार। वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी जो हमारे स्पेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस होता है, इसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई प्रोसेस होता है, यानी हमारे वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसकी वजह से तारे आसमान में हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर, यानी कोई ह्यूमन जो हेल्दी है, ठीक ठाक है, ठीक, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई साइट वीक नहीं है, कुछ नहीं है, उसको वो कितनी दूर तक की डिस्टेंस को देख सकता, तो इनफाइनाइट, यानी कोई भी डिस्टेंस उसकी मेजर नहीं की गई, इतनी दूर तक देख सकता, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है, यानी इंसान जो बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, वो कम से कम कितने पास की दूर की कितने पास की वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगर उससे पास किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को हमारी आंखों के सामने लाया जाएगा तो हमें देखते नहीं बनेगा। ठीक। किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा आईसाइट प्रॉब्लम होती है जिसमें बाईफोकसी लेंस का यूज किया जाता है, तो वो है जरा दूर दृष्टि, जिसे हम ब्रेस्ट बायोपिया कहते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, यानी जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष होता है यानी मायोपिया डिजीज होती है, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी हाइपरमेट्रोपिया नाम की डिजीज की वजह से जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पर बनती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेंगे। इसका आंसर है सी, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, यानी मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम हमें जो सूरज दिखता है, सन, वो कैसा दिखता है, रक्ताभ, यानी रेडिश कलर का, लाइट ऑरेंज कलर। ठीक, ऑरेंज कलर का दिखता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, यानी जब कोई व्हाइट लाइट यानी सन की लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है, निकलती है, पास होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कलर हमें कौन सा दिखता है, तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा कलर दिखता है इसमें, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बैगनी कलर, यानी वॉयलेट कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा, यानी जब व्हाइट लाइट या सनलाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन किस में सबसे ज़्यादा होता है, नीला यानी ब्लू कलर में। ठीक है, क्योंकि जब प्रिज्म से सनलाइट पास की जाती है तो 7 कलर्स में वो चेंज हो जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, जिसे हम विबज्योर कह देते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में इंसान को पास की वस्तुएं ठीक से दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं ठीक से नहीं दिख रही होती हैं साफ साफ। ठीक है, जबकि इसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हिंदी में से कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिख रही होती लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही होती। क्लियर हो गया। ये देखिए, ये प्रिज्म है और इससे 7 कलर में लाइट चेंज हो गई, इसी को हम विबज्योर कह देते हैं। विद्युत धारा को किस में नापते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, तो एमीटर में, एमीटर के द्वारा नापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है, यानी रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो ओम में। ठीक है, ओम इसकी यूनिट है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें वो किस वायर का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसलिए जल्दी टूटता नहीं, इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है। ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाएं, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे चालक का पदार्थ ताप ये ना बदले तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा जो प्रतिरोध होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है और उसका जो विभवांतर होता है वो उसके समानुपाती होता है। यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा और वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर करंट ज़्यादा है तो। ठीक, यही ओम का नियम है, ओम्स लॉ। कई बार पूछा जाता है 1 किलो वाट आवर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶
होता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल होता है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक। यानी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। ओम का नियम बहुत बार देखिए पूछा गया है, इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ये देख ली, यहाँ पर भी है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फूड चेन को फॉलो करता है, तो घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने, तो ये प्रोसेस चलता है फूड चेन का, ग्रास, गोट, ह्यूमन। एक और क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF3 किस गैस का अपक्षय करती है, ठीक है। तो किसका करती है, ओजोन का। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ज़्यादा होने से जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ सनलाइट से बचा रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो वो कौन सी, ओजोन गैस। तो ये कम होने लगती है जब ये बढ़ती है, और ये फ्रिज और जो AC रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे फ्रेऑन 12 गैस के नाम से भी जाना जाता है। बस स्टूडेंट आपके लिए इतने ही वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हें अच्छे से तैयार करें।